नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी के एक बहुत ही माने हुए कवि पर्सी बिशे शेली, उनकी एक खास कविता पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, कविता का नाम है टू अ स्काईलॉक, मतलब एक भरत पक्षी के नाम। बिल्कुल। और हमारे पास इस खूबसूरत कविता का टेक्स्ट है। ये कविता लिखी गई थी 1820 में। जी, जब शेली इटली में थे। ये वो दौर था रोमांटिक कवियों का, जब वो प्रकृति में बहुत गहरे अर्थ और प्रेरणा ढूंढते थे। सही। तो शेली भी मतलब प्रकृति, उसकी शक्ति, सुंदरता और हाँ, इंसान की अपनी जो सीमाएं हैं, उन विषयों से काफी जुड़े हुए थे। और ये कविता भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटी सी चिड़िया के गाने से शुरू होती है और फिर ये बहुत बड़े सवालों तक चली जाती है। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस कविता की परतें खोलेंगे, इसकी खूबसूरती, इसके जो रूपक हैं, जो गहरे मतलब छिपे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, पंक्ति दर पंक्ति, और हर हिस्से के बाद उसका एक तरह से निचोड़ भी देखेंगे, बातचीत के अंदाज में। बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ एक पक्षी का गीत नहीं है, ये एक तरह की उड़ान है, खुशी, कला, प्रकृति और इंसान होने का क्या मतलब है, इसकी तलाश है। और जैसे आपने कहा, शेली इस पक्षी को सिर्फ एक जीव नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसे एक स्पिरिट कहते हैं, एक आत्मा। और यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है कि कैसे एक साधारण सी चिड़िया का गाना कवि को इतने गहरे ख्यालों तक ले जाता है। हाँ, यही सवाल है। तो चलिए यहीं से शुरू करते। पहले जो 5 छंद हैं, उनमें कवि इस स्काईलॉक से मतलब हमारा परिचय करवाता है। और शुरुआती देखिए क्या है। हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट, बर्ड डाउन नेवर वुड। प्रणाम ए प्रसन्न आत्मा, तुम तो कभी पक्षी थे ही नहीं। सीधा उसे स्पिरिट कह दिया। ये बड़ी बात है ना? हाँ, बहुत मायने रखती है बात। कवि ने उसे फौरन ही मतलब साधारण दुनिया से ऊपर उठा दिया। वो कह रहे हैं कि तुम सिर्फ मांस और हड्डी के पक्षी नहीं हो, तुम एक आजाद खुश रूह हो। और इसके गाने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है? प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। हाँ, अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट मतलब बिना सोची समझी सहज कला की बेशुमार धाराएं। ये सहज कला वाली बात, इस पर थोड़ा और सोचना चाहिए। क्या ये मतलब है कि प्रकृति की कला और इंसानी कला में फर्क है? बिल्कुल। शैली और उनके जैसे रोमांटिक कवियों के लिए प्रकृति की जो रचनाएं थीं, चाहे वो फूल हों, पहाड़ हों या इस पक्षी का गाना, वो सबसे ऊंची कला थी। क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस थी, बिना किसी कोशिश के, अपने आप। जबकि इंसानी कला चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें हमेशा एक कोशिश, एक सोच, एक बनावट दिखती है। और ये पक्षी तो बस गा रहा है और वही उसका जादू है। कोई मेहनत नहीं, कोई प्लान नहीं। अच्छा। और फिर उसकी उड़ान का जिक्र है। हायर स्टिल एंड हायर, फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर। आग के बादल की तरह धरती से ऊपर और ऊपर। और वो गाते हुए उड़ता है इतनी ऊंचाई पर कि वो लगभग दिखना बंद हो जाता है। सोरिंग एवर सिंगेस्ट, अदृश्य जैसा। और उसे अनबॉडीड जॉय भी कहा गया है, अशरीरी आनंद। हाँ, अशरीरी आनंद। जैसे ये खुशी सिर्फ आवाज में है, शरीर में नहीं बंधी हुई। ये दिखाता है कि पक्षी का आनंद कितना शुद्ध है, कितना आध्यात्मिक है। दिखता नहीं पर उसकी आवाज, उसकी खुशी, वो हर तरफ महसूस होती है। ये कमाल का विरोधाभास है ना? अदृश्य भी है और हर जगह मौजूद भी। जैसे कोई दिव्य शक्ति हो, आप उसे देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। हाँ, चाहे सूरज डूब रहा हो, गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन, या भोर हो रही हो, पेल पर्पल इवन, या फिर दिन का उजाला हो, लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, उसकी आवाज सुनाई देती है। येट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट। भले ही वो खुद न दिखे, thou art unseen। तो मतलब इन शुरुआती छंदों का निचोड़ ये हुआ कि कवि ने स्काईलार्क को एक मामूली चिड़िया से कहीं ज्यादा बना दिया है। हाँ, बिल्कुल। एक दिव्य प्रतीक बन गया है वो। एक ऐसी आत्मा जिसका गाना सहज शुद्ध कला है और जिसका आनंद इतना पावरफुल है कि बिना दिखे भी हर जगह महसूस होता है। प्रकृति की रहस्यमयी जादुई शक्ति का प्रतीक। वाह, मतलब लगभग देवता जैसा दर्जा दे दिया। पर यह गाना है कैसा आखिर? अगले छंदों में छंद 6 से 12 तक शैली उसे समझाने के लिए कुछ बहुत दिलचस्प तुलनाएं करते हैं। हाँ, वो जैसे शब्दों में उस आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि ये आवाज चांद की किरणों की तरह
तेज और साफ है। कीन एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्फीयर। अच्छा। फिर कहते हैं ये किसी ऊंचे महल में अकेले गाती राजकुमारी के गुप्त गीत जैसा है, लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, जिसमें मिठास है, पवित्रता है, एक निजी सा एहसास है। और फिर वो जुगनू वाली तस्वीर, हाँ, लाइक अ ग्लोवर्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू, ओस भरी घाटी में सुनहरा जुगनू। हाँ, जो अनदेखे में अपनी रोशनी बिखेर रहा है। ये फिर वही बात आ गई, अदृश्य सुंदरता। सही। तो ये जुगनू हो या राजकुमारी का गीत, ये तुलनाएं उस आवाज की खूबसूरती, उसके रहस्य और उसकी छुपी हुई शक्ति को दिखाने की कोशिश हैं। फिर गुलाब की मिसाल आती है, लाइक अ रोज एम्पावर्ड, जो अपनी ही पत्तियों में छिपा है पर उसकी खुशबू। हाँ, खुशबू हवा को मीठा कर देती है। और फिर वसंत की बारिश की आवाज, साउंड ऑफ वर्नल शावर्स। मतलब कवि दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे ताज़ा, सबसे मीठी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। चांदनी, राजकुमारी का गाना, जुगनू, गुलाब, बारिश। हाँ, लेकिन फिर वो क्या कहता है? छंद 10 के आखिर में वो कहता है, ऑल दैट एवर वाज जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश, दाई म्यूजिक डॉट सरपास। मतलब ये सब कुछ जो भी खुशी देने वाला, साफ और ताज़ा है, तुम्हारा संगीत उन सब से बढ़कर है। एग्जैक्टली। यहाँ दिलचस्प बात यही है, इतनी सारी खूबसूरत तुलनाएं करने के बाद कवि खुद ही मान लेता है कि ये काफी नहीं है। तो ये तुलनाएं सिर्फ इशारे हैं, असलियत उससे भी आगे है। हाँ, बिल्कुल। ये शैली का तरीका है ये बताने का कि प्रकृति का ये जादू, ये सहज आनंद, ये इंसानी भाषा और कल्पना की पकड़ से भी बाहर हैं। हम उसकी झलक देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, पर पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। इसीलिए छंद 11-12 में वो पूछता है, टीच अस स्प्राइट और बर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर थाइन। ए आत्मा या पक्षी, हमें सिखाओ कि तुम्हारे मन में कौन से मीठे विचार चलते हैं। वो ये भी कहता है कि मैंने कभी प्रेम या शराब की ऐसी तारीफ नहीं सुनी जिससे इतना दिव्य आनंद छलका हो। प्रेज ऑफ लव और वाइन दैट पैंटेड फॉर्थ अ फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये गाना शादी का है, कोरस हाइमेनियल, या जीत का और ट्रायम्फल चांट। ये उलझन। कवि की ये उलझन, उसकी ये अज्ञानता, व्हाट स्वीट थॉट्स आर थाइन, यही स्काईलार्क के आनंद के रहस्य को और गहरा बनाती है। वो इंसानी अनुभवों से, जैसे प्यार, जश्न, जीत, उसे समझने की कोशिश करता है, पर पाता है कि पक्षी का आनंद शायद इन सब से अलग है, ज्यादा बुनियादी है। उसे पता नहीं कि इस संगीत के पीछे असल भावना क्या है। तो इन छंदों का सार ये हुआ कि कवि स्काईलार्क के गीत के बराबरी के लिए सबसे बेहतरीन उपमाएं ढूंढता है। हाँ, इंसानी और प्राकृतिक दोनों। लेकिन आखिर में हार मान लेता है, कहता है कि ये संगीत इतना अनोखा, इतना दिव्य है कि हमारी समझ, हमारी भाषा, वो इसके सामने छोटी पड़ जाती है। सही कहा, इसका असली स्रोत एक रहस्य बना रहता है। ये तुलनाएं हमें गीत की खूबसूरती का अंदाजा तो देती हैं, पर उसकी असल गहराई और उसके स्रोत के रहस्य को खोल नहीं पाती। और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए कवि अगले छंदों में 13 से 18 सीधे सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि इस खुशी भरे संगीत का सोता कहाँ है। What objects are the fountains of the happy strain? क्या ये खेत, लहरें, पहाड़, आसमान हैं? What fields or waves or mountains? What shapes of sky or plain? या फिर ये अंदर से आता है? क्या ये अपनी ही जाति के प्रति प्यार है? What love of thine own kind? और फिर वो सबसे अहम सवाल, क्या ये दर्द से अनजान होना है? What ignorance of pain? यहाँ कवि सीधा उस पॉइंट पर आ रहा है जो उसे लगता है कि शायद इंसानों और इस पक्षी के बीच सबसे बड़ा फर्क है। हाँ, और अगले ही छंदों में ये फर्क और साफ हो जाता है। कवि कहता है, With thy clear keen joyance, languor cannot be. Shadow of annoyance never came near thee. तुम्हारी इस साफ, तेज खुशी के साथ थकान या सुस्ती तो हो ही नहीं सकती। चिढ़ या परेशानी की परछाई भी तुम्हारे पास कभी नहीं फटकती। ये तो सीधा कॉन्ट्रास्ट है हमारी जिंदगी से। बिल्कुल। हम इंसान खुशी महसूस करते हैं, पर साथ ही थकान, बोरियत, चिढ़, उदासी, ये सब भी हमारे अनुभव का हिस्सा है ना? हाँ। और शैली कल्पना कर रहा है कि स्काईलार्क इन सब से पूरी तरह आजाद है। उसका आनंद बिना रुकावट के लगातार बहता रहता है। और प्यार के बारे में भी वो एक गहरी बात कहता है, Thou lovest but ne'er knew love's sad satiety. तुम प्यार करते हो, पर तुमने कभी प्यार से पैदा होने वाली दुखद तृप्ति या ऊब उसको नहीं जाना।
सैड सटाइटी, ये कमाल का फ्रेज है। इसका क्या मतलब है? मतलब प्यार में वो मज़ा तो है, पर कभी-कभी उससे एक अजीब सी उदासी या बोरियत भी आ जाती है। एक खालीपन महसूस होता है जब वो शुरुआती जुनून ठंडा पड़ जाता है। शेली को लगता है कि स्काइलार्क का प्यार या लगाव शायद इससे ज़्यादा सरल, ज़्यादा शुद्ध है, उसमें ये इंसानी जटिलता नहीं है। ये तो इंसानी रिश्तों की एक सच्चाई की तरफ इशारा है। हाँ, थोड़ी कड़वी सच्चाई। और फिर मौत के बारे में सोचने पर मजबूर करने वाली पंक्ति आती है, वेकिंग और स्लीप, दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन वी मॉर्टल्स ड्रीम। जागते हुए या सोते हुए तो मौत को भी हमसे ज़्यादा सच्चा और गहरा समझते होगे, जितना हम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकते। ये बहुत गहरा विचार है। क्या मतलब है इसका? कवि अंदाजा लगा रहा है कि शायद पक्षी का अस्तित्व इतना तीव्र है, इतना पल पल जीने वाला है कि वो मौत को अंत या डर की तरह नहीं देखता, जैसा अक्सर हम इंसान देखते हैं। अच्छा। शायद उसके लिए मौत भी जिंदगी के चक्र का एक स्वाभाविक गहरा हिस्सा है, जिसे वो बिना इंसानी डर के स्वीकार करता है। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या सच्ची बेफिक्र खुशी सिर्फ तभी मुमकिन है जब दर्द, दुख, थकान और मौत के डर का अनुभव ही ना हो? और शैली को लगता है हाँ, लगता तो यही है। स्काइलार्क की खुशी इसीलिए इतनी पाक है। तो इन छंदों में कवि स्काइलार्क की खुशी के स्रोत को ढूंढते हुए उसे इंसानी जिंदगी की सच्चाइयों, थकान, चिढ़, प्यार की जटिलताओं, शायद मौत के डर के सामने रखकर देखता है। और नतीजा ये निकलता है कि पक्षी का आनंद इन सब इंसानी कमजोरियों से पूरी तरह आज़ाद है। ये छंद इंसानी हालत की सीमाओं और अपूर्णताओं को बहुत साफ तौर पर दिखाते हैं, खासकर जब उनकी तुलना स्काइलार्क के इस आदर्श बेदाग आनंद से की जाती है। और इसी एहसास के साथ हम कविता के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, छंद 18 से 21, और छंद 18 की वो मशहूर लाइन आती है, हाँ, Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. हमारे सबसे मीठे गीत वो होते हैं जो सबसे दुख भरे विचारों को बयान करते हैं। ये शायद पूरी कविता का सबसे अहम बिंदु है, जो इंसानी कला और स्काइलार्क की कला के बीच का बुनियादी फर्क बताता है। शेली और कई रोमांटिक कवियों का मानना था कि इंसान की जो रचनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, वो अक्सर किसी कमी, किसी दर्द, किसी अधूरी ख्वाहिश से जन्म लेती है। हम खुशी के बारे में गाते हैं, पर अक्सर वो खुशी या तो यादों में होती है या भविष्य की उम्मीद में। हमारे सबसे गहरे गाने भी अक्सर उदासी की एक परत लिए होते हैं, जबकि स्काइलार्क का गाना वो सिर्फ और सिर्फ मौजूदा पल के शुद्ध आनंद से निकला है। उसमें कोई अतीत का बोझ नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, कोई छिपा हुआ दुख नहीं, वो बस खुशी की आवाज है, प्योर जॉय। और इसी फर्क को महसूस करते हुए कवि लगभग गिड़गिड़ाता है, टीच अस स्प्राइट और बर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स अदाइन। हमें सिखाओ ए आत्मा या पक्षी कि तुम्हारे वो मीठे विचार क्या हैं। फिर वो कहता है, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो। मुझे सिर्फ आधी खुशी सिखा दो जो तुम्हारे दिमाग में जरूर होगी। ये एक कलाकार की तड़प है ना? बिल्कुल, वो सिर्फ नकल नहीं करना चाहता, वो उस खुशी के स्रोत को, उस नजरिए को समझना चाहता है। वो उस शुद्ध सहज रचनात्मकता तक पहुंचना चाहता है जो बिना दुख के पैदा हो सके। क्या ये मुमकिन है? शायद नहीं, पर यह ख्वाहिश बहुत गहरी है। और अगर उसे ये आधी खुशी मिल भी जाए तो नतीजा क्या होगा? आखिरी छंद में वो कहता है, हाँ, कि अगर मैं तुम्हारी आधी खुशी भी जान लूं तो सच हार्मोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। ऐसी सुरीली दीवानगी, मतलब कविता मेरे होठों से बहेगी कि दुनिया उसे फिर वैसे ही सुनेगी जैसे मैं अभी तुम्हें सुन रहा हूं। हार्मोनियस मैडनेस, सुरीली दीवानगी, क्या कमाल का विरोधाभास है। ये दिखाता है कि सच्ची कला दिमाग के तर्कों से परे एक तरह का जुनून होती है, लेकिन उसमें भी एक अंदरूनी लय, एक खूबसूरती होती है। शेली चाहता है कि उसकी अपनी कला भी स्काइलार्क के गीत की तरह इतनी शक्तिशाली, इतनी स्वाभाविक हो कि वो पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दे। तो ये कविता आखिर में प्रकृति की महानता, कला की ताकत और इंसानी सीमाओं पर एक गहरी टिप्पणी छोड़ जाती है। तो इन आखिरी छंदों का निचोड़ ये है कि कवि इंसानी कला और दुख के बीच के रिश्ते को पहचानता है। वो स्काइलार्क के शुद्ध आनंद का राज जानना चाहता है। हाँ, ताकि वो अपनी कला को साधारण स्तर से उठाकर दिव्य बना सके और दुनिया पर वैसा ही असर डाल सके जैसा स्काइलार्क का गीत उस पर डाल रहा है। बिल्कुल,
ये एक कलाकार की अपनी सीमाओं को लांघने और प्रेरणा के सबसे पाक स्रोत तक पहुंचने की एक तरह की बेताबी है। तो ये थी हमारी आज की गहरी बातचीत पर्सी बिशैली की कालजयी कविता टूअर स्काईलार्क पर। हमने देखा कि कैसे कवि एक छोटे से पक्षी को देखता है और उसे एक दिव्य आत्मा, एक स्पिरिट मान लेता है। हमने उसकी तुलनाओं को समझा और ये भी देखा कि कैसे वो तुलनाएं आखिरकार नाकाफी साबित होती हैं। और सबसे अहम, हमने स्काईलार्क की बेफिक्र खुशी और इंसानी जिंदगी के दुख और सीमाओं के बीच का गहरा फर्क महसूस किया। हाँ, और ये देखा कि कैसे प्रकृति का एक छोटा सा अनुभव, बस एक चिड़िया का गाना सुनना, हमें कितने बड़े सवालों तक ले जा सकता है। खुशी क्या है, कला कहाँ से आती है, क्या इंसान कभी प्रकृति जैसा शुद्ध हो सकता है? तो ये सब आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? शायद ये कविता एक याद दिलाने वाली घंटी है कि हमें भी कभी-कभी रुककर प्रकृति की ऐसी छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, और सोचना चाहिए कि असली खुशी कहाँ मिलती है। शायद ये हमें याद दिलाती है कि कला और प्रकृति में वो ताकत है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठा सकती है, चाहे कुछ पल के लिए ही सही। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये कविता सिर्फ एक पक्षी या प्रकृति के बारे में नहीं है। ये असल में आदर्श और यथार्थ के बीच की खींचतान है। ये प्रकृति की सहजता और इंसानी दुनिया की जटिलताओं का टकराव है। और कला के बारे में भी है। हाँ, कला की सीमा और उसकी अनंत संभावनाओं की कहानी भी है। ये उस परफेक्ट खुशी की तलाश है जो शायद हमेशा हमारी पहुंच से थोड़ी दूरी रहती है। और इसी ख्याल के साथ हम आज की ये बातचीत यही समाप्त करते हैं। श्रोताओं के लिए बस एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। शैली ने कविता के अंत में स्काईलार्क से सीखना चाहा। क्या आपको लगता है कि हम इंसान कभी प्रकृति से उस तरह की शुद्ध, बिना दुख वाली खुशी या रचनात्मकता सीख सकते हैं? या फिर इंसान होने का मतलब ही यही है कि हमारी जिंदगी और हमारी कला हमेशा खुशी और दुख के इसी मिश्रण से बनी रहेगी? जैसा कि शैली ने कहा, हमारे सबसे मीठे गीत वो होते हैं जो सबसे दुख भरे विचारों को बयान करते हैं। सोचिएगा जरूर।